क्या वो सेवा का वर्गीकरण है, मोड 1, मोड 2, मोड 3, मोड 4, मदों का वर्गीकरण। कोई प्रश्न है? 5% सोच करके देखो किसको ज्यादा छूटों की जरूरत होगी। जो विकसित देश हैं उनके लिए 5% का है कैप, और जो विकासशील देश हैं उनके लिए 10% का कैप है। ठीक है, और कुछ? क्या कुछ है? बढ़ूं तब आगे। एक टर्म कल मैंने लिख करके छोड़ा, क्वेश्चन बैंक पलट करके देख रहे हैं, कुछ आइडिया मिल रहा है? क्वेश्चन बैंक पलट कर देखने पर कुछ आइडिया मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? कल हमने एक टर्म यूज किया था, और टर्म हमने यूज किया था एमएसपी, क्योंकि मेरी कोशिश होगी हर उस टॉपिक को छूं जहां से प्रश्न की संभावना बनती है, और जहां पर कोई क्लू मिलेगा उसके थ्रू मैं पूरे के पूरे टॉपिक की ओर आगे बढ़ूंगा। नहीं, तो गवर्नमेंट की जो प्राइस पॉलिसी है, जो मूल्य या कीमत नीति है, एक टर्म जो चर्चा में आता है बाजार कीमत, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस प्राइसिंग के संदर्भ में जो दूसरा टर्म आता है वही मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और इसे क्या कहते? न्यूनतम मूल्य नीति। तीसरा टर्म जो यूज होता वो होता है खरीद कीमत या वसूली मूल्य। अंग्रेजी में इसके लिए टर्म यूज होता प्रोक्योरमेंट प्राइस। इसके बाद जो टर्म यूज होता है वह है चौथा इशू प्राइस, हिंदी में निर्गम मूल्य। निर्गम मूल्य। पांचवा जो टर्म यूज होता है लेवी प्राइस। इसके लिए हिंदी में भी क्या टर्म यूज होगा? लेवी कीमत है। और जहां पर बाजार कीमत की चर्चा कर रहे हैं वहीं पर प्रशासित कीमत की हम चर्चा करें एडमिनिस्ट्रेड प्राइस की चर्चा करें।
अब जरा गौर से देखें, क्या आपको नहीं लगता है कि प्राइसिंग का संबंध जो है, नेचर ऑफ प्राइसिंग का संबंध अर्थव्यवस्था की प्रकृति से जाकर जुड़ता है? अगर कोई अर्थव्यवस्था बाजार अर्थव्यवस्था है या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो वहां पर क्या मिलेगा? तो बाजार या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार कीमत की संकल्पना आपको डोमिनेंट मिलेगी। और बाजार कीमत किसको कहते हैं? नहीं, तो मांग और पूर्ति के बाजार कारकों मांग और पूर्ति के बाजार कारकों द्वारा निर्धारित कीमत, प्राइसेस डिटरमाइंड बाय मार्केट फैक्टर्स लाइक डिमांड एंड सप्लाई, दैट इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। नहीं, खुले बाजारों में हम किसी सामान को जिस कीमत पर खरीदते वो क्या होता है? वो कीमत कौन सी कीमत होती? मार्केट प्राइस होती। तो अगर बाजार अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट डोमिनेंट होगा, तो जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी वहां पर कौन सा प्राइस मिलेगा आपको? नहीं, एडमिनिस्ट्रेड प्राइस। प्रशासित कीमत को हम कैसे परिभाषित करेंगे? प्राइसेस डिटरमाइंड बाय द इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट, राज्य के हस्तक्षेप के द्वारा निर्धारित मूल्य क्या कहलाएंगे? प्राइसेस डिटरमाइंड बाय द इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट। नहीं, राज्य या सरकारी मशीनरी के हस्तक्षेप से निर्धारित मूल्य प्रशासित कीमत या एडमिनिस्ट्रेड प्राइस कहलाते हैं। क्लियर? थर्ड है, और प्रश्न के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, आपको यहां से कई प्रश्नों की संभावना बनती है। एमएसपी से, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से। नहीं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? नहीं, तो न्यूनतम मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य वह कीमत है, न्यूनतम समर्थन मूल्य वह कीमत है जिस पर सरकार किसानों को के उन समस्त उत्पादों को खरीदने का आश्वासन देती है, जिसे वे सरकार प्राधिकृत एजेंसी के हाथों, सरकार प्राधिकृत एजेंसी के हाथों बेचना चाहते हैं। नहीं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज द प्राइस on which the government assures the farmer
regarding purchase of their crops which they are willing to sell it into the hands of the agencies authorized by the state. ठीक है, लिख लें क्योंकि इसमें काफी डिटेल में हमें जाना है एमएसपी। नहीं तो एमएसपी के लिए जो सिस्टम एडॉप्ट किया जाता थ्योरेटिकली ओपन एंडेड सिस्टम, ओपन एंडेड सिस्टम, ओपन एंडेड सिस्टम का मतलब जब तक किसान बेचना चाहेंगे, जितनी मात्रा में बेचना चाहेंगे, सरकार को तब तक खरीद करनी होगी। थ्योरेटिकली, सैद्धांतिक रूप से प्रोक्योरमेंट प्राइस, procurement price is the price on which the government purchases the farm products for its requirements regarding PDS and buffer stock, regarding PDS and buffer stock. Theoretically it is higher than the MSP, but practically in most of the cases MSP functions as procurement price. वसूली कीमत वह कीमत है जिस पर सरकार अपनी पीडीएस जरूरतों और बफर स्टॉक संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादों की खरीद करती है। सैद्धांतिक रूप से वसूली कीमत के न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक होने की संभावना होती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक होने की संभावना होती है।
लेकिन व्यावहारिक रूप से अधिकांश मामलों में, लेकिन व्यावहारिक रूप से अधिकांश मामलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य ही वसूली मूल्य की भूमिका में होता है, वसूली मूल्य की भूमिका में होता है। यहां पर ध्यान रखेंगे, इसके लिए क्लोज्ड इंडेड सिस्टम का सहारा लिया जाता। इसका मतलब समझ में आया? जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार उन समस्त उत्पादों को खरीदने का आश्वासन देती है जिसे किसान उसके हाथों बेचने को इच्छुक है। ठीक है, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है न्यूनतम समर्थन मूल्य का? दो पर्पस है, दो पर्पस। पहला इंश्योरिंग द मिनिमम प्राइसेस for their farm products so that minimum motivation for farming can be ensured। किसानों के उत्पादन के लिए उस न्यूनतम कीमत को सुनिश्चित करना, किसानों के उत्पादों के लिए उस न्यूनतम कीमत को सुनिश्चित करना जो उन्हें उत्पादन हेतु प्रोत्साहन देते रहे। और नंबर 2, प्रोटेक्टिंग द फार्मर्स फ्रॉम द exploitative market chain, and for this checking the price of a product coming down from a certain limit। बाजारवादी ताकतों के हाथों शोषण से, बाजारवादी ताकतों के हाथों शोषण से किसानों को बचाना और इसके लिए कृषि उत्पादों की बाजार कीमत को एक निश्चित स्तर से नीचे जाने से रोकना। तो मैं ये चर्चा कर रहा था, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसका पर्पस क्या है? किसानों के लिए उस न्यूनतम मूल्य को सुनिश्चित करना जो उन्हें भविष्य में भी उत्पादन के लिए प्रोत्साहन दे सके और बाजार कीमतों को एक स्तर से गिरने से रोकते हुए किसानों को बाजारवादी ताकतों के हाथों शोषण से बचाना, ये इसका पर्पस है।
और इसलिए किसान जितनी मात्रा में, किसानों के पास छूट है, अगर वो बाजार में बेहतर कीमत मिल रही है तो वो बाजार के हाथों अपने उत्पादन को बेच सकते। अगर उन्हें लगता बाजार की बजाय सरकार बेहतर कीमत दे रही है तो वे अपने प्रोडक्ट को सरकार के हाथों बेच सकते। ये पूरी तरह से किसानों की मर्जी पर निर्भर करती, और सरकार उन्हें आश्वस्त करती है, सरकार उन्हें आश्वस्त करती है कि आप इस दर पर सरकार के हाथों जितना प्रोडक्ट बेचना चाहेंगे सरकार उसको खरीदेगी। लेकिन वसूली मूल्य के संदर्भ में ऐसा नहीं है। यहां किसानों की जरूरत के लिए एमएसपी के आधार पर सरकार खरीद करती, और वसूली मूल्य में सरकार अपनी जरूरत के लिए खरीद करती। और इसलिए जैसे सरकार की जरूरत पूरी होगी वह खरीद क्या करेगी, वह खरीद बंद कर देगी। नहीं तो चूंकि सरकार अपनी जरूरत के लिए यहां पर खरीद करती है, और सरकार को यह इंश्योर करना होता है यहां पर कि किसान उनके हाथों अपने उत्पादों की बिक्री करें ताकि सरकार की जरूरत पूरी हो सके। इसलिए इस चीज को इंश्योर करने के लिए सरकार उनको क्या करती है, सरकार उनको अपेक्षाकृत अभी अधिक कीमत देने के लिए तैयार होती, क्योंकि एमएसपी के आधार पर देना या ना देना किसानों पर निर्भर करता। लेकिन यदि वसूली मूल्य अट्रैक्टिव है तो किसान ऑटोमेटिकली सरकार के हाथों बेचना चाहेंगे। इसलिए हमने कहा कि एमएसपी के आधार पर जो खरीद होती है वो ओपन एंडेड सिस्टम वहां पर होता है, और प्रोक्योरमेंट प्राइस के आधार पर जो खरीद होती है वहां पर क्या होता है, क्लोज एंडेड सिस्टम होता। लेकिन व्यवहार में क्या होता, अगर व्यवहार के धरातल पर देखें, इन प्रैक्टिस बात करें तो व्यवहार के धरातल पर एमएसपी के आधार पर भी सरकार क्या करती, अपनी सुविधा के हिसाब से खरीद करती। नहीं, अपनी सुविधा के हिसाब से खरीद करती है व्यवहार के धरातल पर। एक दूसरा, व्यवहार के धरातल पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रोक्योरमेंट, एमएसपी ही प्रोक्योरमेंट प्राइस के रूप में आजकल काम करता है। ये दोनों बातें स्पष्ट नहीं, फिर हम एमएसपी पर लौटेंगे। लेकिन सारी रामायण खत्म हो गई, सीता किसकी जोरू। ओपन का मतलब और क्लोज का मतलब बंद। अब उस मतलब में नहीं समझे। यहां ओपन एंड सिस्टम का मतलब यह है कि किसान उस दर पर जितनी उपज सरकार के हाथों बेचना चाहेंगे, सरकार उस सारी उपज को खरीदने का आश्वासन देती है। जब तक किसान, हम बैठे हुए हैं, आप आइए, जब तक आइए, जब तक हमारे हाथों बेचिएगा हम खरीदेंगे। इसलिए यह ओपन एंडेड है। नहीं, और वो क्लोज एंडेड इसलिए है क्योंकि वहां पर प्रोक्योरमेंट प्राइस के आधार पर सरकार किसानों की जरूरत के हिसाब से नहीं खरीदती, सरकार अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदती। नहीं कर रहा है ना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। सिद्धांत और व्यवहार की अगर मैं बात कर रहा तो दोनों के अंतर को समझें। यहां पर सरकार अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदती है। जब तक जरूरत सरकार की है, और सरकार की जरूरत क्या होती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट एक होती है, और दूसरा कंटीजेंसी के लिए, आकस्मिक परिस्थितियों के लिए सरकार को बफर स्टॉक मेंटेन करना पड़ता। तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार की जो रिक्वायरमेंट है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतने की खरीद करेगी, और जितने की जहां वो रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी सरकार प्रोक्योरमेंट प्राइस के आधार पर खरीद बंद कर देगी। हाँ, तो वो इस पर एमएसपी के आधार पर बेच सकते।
बार बार शब्द मैं यूज कर रहा हूं, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकल। अब ये बतलाइए, बीपीएससी का सिलेबस निर्धारित है, निर्धारित है या नहीं? नहीं। क्वेश्चन बीपीएससी उसी सिलेबस से पूछती है या उसके बाहर से पूछती है? बोले, उसी सिलेबस से पूछती है। ग्रेजुएशन आपने पूरा किया, बोला पापा कोचिंग करेंगे, पिताजी ने कहा ठीक है कर लो, कोचिंग ज्वाइन किया। कोचिंग वाले भी उसी सिलेबस के हिसाब से पढ़ाते, थ्योरेटिकल नहीं, और प्रैक्टिकली आप भी तैयारी करते, उसी सिलेबस के हिसाब से करते। अब 64वीं बीपीएससी पीटी हुआ, पता चला वहां पर कि नहीं हुआ। अब पिताजी प्रश्न करते हैं और कई बार किया भी होगा नहीं, कि भाई तुम इतने वर्षों से तैयारी कर रहे हो, तुमने जब जब कहा नहीं, जो जरूरत तुम्हारी हुई मैं पैसा भेजता रहा। यह मतलब प्रश्न सिलेबस से पूछा गया या उसके बाहर? तो क्या जवाब आप देंगे? सिलेबस से पूछा गया। सिलेबस की तैयारी तुमने की थी या नहीं? तो जी की थी। तो फिर तुम्हारा हुआ क्यों नहीं? इसका मतलब है तुम नहीं पढ़ते हो। तो थ्योरेटिकली अगर आप देखें तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बोलिए नहीं। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो आपका होना या ना होना केवल आप पर निर्भर करता है क्या? नहीं, वो केवल आप पर निर्भर नहीं करता। आपका होना या ना होना इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपके जो कंपटीटर हैं उनका परफॉर्मेंस सापेक्षिक रूप से कैसा रहा है, इस बात पर निर्भर करता नहीं। नंबर टू, अगर सिलेबस की बात करें तो जीएस का क्या सिलेबस है, जरा मुझे भी बतला दें। स्काई इज द लिमिट। जीएस का क्या सिलेबस है? स्काई इज द लिमिट। क्या आपको लगता है मैं अगर पेपर देने बैठूंगा तो 150 में 150 करूंगा क्या? या अगर इकोनॉमी ही मैं पढ़ाता तो क्या आपको लगता है 25 में 25 करूंगा क्या? बोलिए। मैं भी अगर वहां पर जाऊंगा नहीं तो आपकी तुलना में थोड़े स्कोर मेरे ज्यादा होंगे, लेकिन वो 25 में 25 नहीं होगा, वो 15 में 15 नहीं होगा, वो 30 में 30 नहीं होगा। कभी गलती से हो गया तो वो चांस की बात है। मेरी बातें समझे? तो यहां पर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इन थ्योरी ऐसा होना चाहिए। और एक बात मैं अक्सर कहता, देयर इज ऑलवेज डिफरेंस बिटवीन टू बी एंड शुड बी। जो होता है और जो होना चाहिए, इनके बीच हमेशा गैप होता है। जो होता है और जो होना चाहिए, इनके बीच हमेशा गैप होता है नहीं। यही ना थ्योरी और प्रैक्टिस का अंतर है। अब बातें स्पष्ट हुई नहीं? तो अगर आप देखें तो समय के साथ एमएसपी और प्रोक्योरमेंट प्राइस का डिफरेंसेस क्या हुआ? समाप्त तो होता चला गया नहीं। लेकिन जब आप लिखेंगे, जब आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वहां पर आपको इस अंतर की जानकारी होनी चाहिए। अब आगे बढ़ूं, और कोई कंफ्यूजन है यहां तक में? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अभी थोड़ी देर में मैं इस पर आऊंगा, ठीक है? क्योंकि एमएसपी पर जब आगे बढ़ूंगा ना तो फिर इस टर्म पर चर्चा होगी। अब वापस आता हूं इशू प्राइस। दैट प्राइस ऑन व्हिच
goods are released for PDS by the FCI, नहीं, जिस कीमत पर केंद्रीय भंडार निगमों के द्वारा जन वितरण प्रणाली के लिए वस्तुओं को उपलब्ध करवाया जाता है, वस्तुओं को उपलब्ध करवाया जाता है, उस कीमत को निर्गम मूल्य कहते हैं, इशू प्राइस। बातें स्पष्ट हुई नहीं? और लेवी प्राइस किसको कहते? लेवी शब्द का अर्थ होता है बाध्यकर। लेवी प्राइस इज द प्राइस ऑन व्हिच producers are bound to sell a part of their produce, into the hands of government. लेवी कीमत वह कीमत है, लेवी कीमत वह कीमत है जिस पर उत्पादकों को एक निश्चित मात्रा में अपना उत्पादन, एक निश्चित मात्रा में अपना उत्पादन किसे उपलब्ध करवाना होता है? सरकार को उपलब्ध करवाना होता है। जैसे अगर आप देखें तो पहले कंट्रोल में चीनी मिलता था, पीडीएस की जो दुकानें होती थी, राशन की जो दुकानें होती थी, तो राशन की उन दुकानों में चीनी भी मिलता था। और चीनी जो मिलता था किस रेट पर? सब्सिडाइज रेट पर मिलता था। नहीं, वो चीनी कहां से आता था? तो ये बाइंडिंग था चीनी मिल के लिए कि वे अपने कुल उत्पादन का एक निश्चित अंश सरकार को एक निर्धारित कीमत पर उपलब्ध करवाएंगे। वो कीमत क्या होगी, उसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? उसका निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाएगा। या जैसे अगर आप देखें तो ये चीजें चावल मिल के कंटेक्स्ट में अभी भी होंगी, क्योंकि चावल पीडीएस के तहत उपलब्ध करवाए जाते। इतनी बातें समझ में आई है? बढ़ूं आगे। एक और टर्म आता है, वह टर्म है एफआरपी। फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस, हिंदी में इसको कहते हैं उचित लाभकारी मूल्य, उचित एवं लाभकारी मूल्य। रिन्यूमरेटिव प्राइस
और एसएपी का मतलब क्या होता है? स्टेट एडवाइज प्राइस, राज्य सलाहकारी मूल्य। राज्य सलाहकारी मूल्य स्टेट एडवाइज प्राइस। नहीं, और एफआरपी हो या एसएपी हो, इसका महत्व किसके संदर्भ में है? इसका महत्व गन्ने के संदर्भ में है, शुगर केन के संदर्भ। कौन सा? कौन? ऐसा है कि केवल उसी तक रह जाता है? आगे आगे और थोड़ा बढ़े, अगर आप जाकर के देखें। नहीं, देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखो, ठीक है, हम अपने वर्ल्ड व्यू को अंतिम ना मान ले। कभी सीएसडी कैंटीन गए हो, वहां से सामान लिया है? वो महंगा मिलता है या सस्ता? क्यों सस्ता मिलता है? और भी कुछ या केवल टैक्स? अगर आप देखें तो इसके कंटेक्स्ट वहां भी जाकर जुड़ेंगे, इसके कंटेक्स्ट वहां भी जाकर के जुड़ेंगे। लेकिन आपने सही कहा, नॉर्मल यूज में राशन का मतलब क्या हम समझते हैं? नॉर्मल यूज में राशन का मतलब हम गेहूं चावल खरीदते हैं। और अब बिहार की स्थिति देखें, बिहार ही नहीं पूरे देश की यही स्थिति है। राशन का में गेहूं चावल लेते हैं, आप में से कोई नहीं उठाते? हाँ, आप बांटते हैं तो कैसे बांटते हैं? कैश के रूप में बांटते हैं या काइंड के रूप में बांटते हैं? मेरा प्रश्न समझ रहे होंगे ना? कैश के रूप में बांटते, क्योंकि बांटना दो तरह से होता है। हाँ, कैश में बांटते हैं। कैसे कैश में बांटते हैं? थोड़ा सा कैसे कैश में बांटते हैं? कैमरा मेरी तरफ है इसलिए खतरा आपको नहीं। दो तरीके से बांटा जाता, मैं बतला देता हूं। अभी क्या हो रहा है धड़ल्ले से कि गेहूं और चावल इसको खत्म पहले कर लो, क्योंकि पीडीएस पर आऊंगा ना, क्योंकि एमएसपी पर हमें डिटेल में जाना है, वहां पर प्रश्न के कई एंगल होंगे। तो अभी मैं आता हूं। नहीं तो एफआरपी का लिख लें। एफआरपी इज द मिनिमम प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस declared by the central government, especially in the case of sugarcane. This is the price on which sugar mills, whether they are from public sector or private sector, are expected to pay to the farmers for their sugarcane products.
उचित एवं लाभकारी मूल्य वह कीमत है जिसकी घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, और जिस कीमत पर गन्ना उत्पादक किसानों से गन्ने की खरीद की अपेक्षा चीनी मिलों से की जाती है। कमा देखे, चाहे हुए चीनी मिल सार्वजनिक क्षेत्र के हों या निजी क्षेत्र के। अब यहीं पर थोड़ा सा अंतर देख ले। अंतर किससे देख ले? एफआरपी और एमएसपी के अंतर को देख ले। नहीं, एफआरपी भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है और एमएसपी भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बाय नेचर दोनों मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? एफआरपी और एमएसपी में अंतर क्या है? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के आधार पर सरकार खरीद करती है और एफआरपी के आधार पर सरकार और निजी क्षेत्र दोनों को खरीद करनी पड़ती। मतलब यह एमएसपी का दायरा पब्लिक एजेंसीज के द्वारा किए जाने वाले परचेज तक सीमित है। एमएसपी का दायरा पब्लिक एजेंसीज के द्वारा किए जाने वाले परचेज तक सीमित है, लेकिन एफआरपी के दायरे में नहीं, पब्लिक सेक्टर के चीनी मिल और प्राइवेट सेक्टर के चीनी मिल दोनों आते हैं। अंतर समझ में आया? दूसरा है स्टेट एडवाइज प्राइस, राज्य सलाहकारी मूल्य। नहीं, गन्ने की कीमतों के निर्धारण के संदर्भ में अगर आप देखें तो गन्ने की कीमतों के निर्धारण के संदर्भ में केंद्र सरकार की भी भूमिका है और गन्ने की कीमतों के निर्धारण के संदर्भ में राज्य सरकार की भी भूमिका है। दोनों की भूमिका है। नहीं, केंद्र सरकार एफआरपी के रूप में न्यूनतम दर का निर्धारण करती है। केंद्र सरकार एफआरपी अर्थात उचित एवं लाभकारी मूल्य के संदर्भ में न्यूनतम दर का निर्धारण करती है और राज्य सरकारों को इस बात की छूट है कि वे अगर चाहें तो गन्ने की कीमतों के संदर्भ में राज्य सलाहकारी मूल्य की घोषणा कर सके। बस शर्त यही है कि राज्य सलाहकारी मूल्य किसी भी स्थिति में एफआरपी से कम नहीं होना चाहिए। बातें स्पष्ट हुई? तो राज्य सलाहकारी मूल्य स्टेट एडवाइज प्राइस या तो एफआरपी के बराबर होगा या एफआरपी से ज्यादा होगा। नहीं, लिख लो। आप जो है ये आपका चीनी मिल में जो है ट्रकें खड़ी हैं तो गन्ने के लेकिन काम नहीं हो रहा। अब तो मतलब प्रॉब्लम स्टेट गवर्नमेंट या नहीं करता होगा, क्योंकि सेंट्रल का तो फिक्स है कि हम अपना एक न्यूनतम दर बनाएं। अब दो समस्या है, ठीक है? पहले इसको लिख ले, फिर मैं समझा देता। गन्ने की कीमतों के संदर्भ में
दोहरी कीमत निर्धारण व्यवस्था है। इन द केस ऑफ शुगर केन, डबल प्राइसिंग सिस्टम एग्जिस्ट। डुअल कर दें, डबल नहीं, डुअल प्राइसिंग सिस्टम एग्जिस्ट।